लास्ट रिएक्शन, फिर अपन ओनली कीटोन में आएंगे, और उसके पहले अपन ने बोथ के लिए पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ चलिए लिखेंगे, बाय गटरमैन कॉच रिएक्शन, GATTERMANN, गटरमैन KOCH, कॉच रिएक्शन, GATTERMANN, गटरमैन कॉच रिएक्शन, हाइफन डाल के लिखिए इसमें, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, when a mixture of carbon monoxide, when a mixture of carbon monoxide and HCl gas, when a mixture of carbon monoxide and HCl gas is passed through a is passed through a is passed through a solution of benzene or toluene, is passed through a solution of benzene or toluene in presence of a catalyst, in presence of a catalyst consisting of anhydrous AlCl3, consisting of anhydrous AlCl3, consisting of anhydrous AlCl3 and a small amount of CuCl, and a small amount of CuCl, comma benzaldehyde, benzaldehyde or para-tolualdehyde. हमने दो चीजें ली है ना, या तो बेंजीन लोगे तो बेंजल्डिहाइड मिलेगा, टोलुइन लोगे तो पैरा-टोल्यूएल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। पैरा वाले क्यों मिला? देखो बेंजीन है तो बेंजल्डिहाइड मिल गया, ये समझ में आया कि CHO बना, ठीक है। अब हमने लिया है टोलुइन, ये टोलुइन है, इससे पैरा-टोल्यूएल्डिहाइड क्यों बना, मतलब ये तो ऐसे क्या ऐसे ही है, यहां पे आ गया CHO, तो पैरा ही क्यों बना, ऑर्थो या मेटा क्यों नहीं बना, ये पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? हम शुरू, ये हमारे रिएजेंट्स है ना, इसके साथ ही अपन को वो CuCl और AlCl3 कैटलिस्ट लेनी है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl के साथ पास कराना है, ये सब हमारे रिएजेंट्स हो गए। ये प्रोडक्ट है, इसको लोगे तो ये बनेगा, इसको लोगे तो ये बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके साथ यहीं पे क्यों आया एल्डिहाइड ग्रुप, यहां या यहां क्यों नहीं आया? क्वेश्चन समझे कि नहीं? हाँ तो अब आंसर तो दो, कुछ तो बोलो। अरे ये CH3 क्या है? हाँ तो यही तो बोलना है, मैं मेरा मेरा वेट करते हैं पूछने का कि ये क्या है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, तो ये एक और बना रहा होगा, वो ऑर्थो वाला भी बनाया होगा, बट हमें पता है कि पैरा वाला क्या होता है, मेजर, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, ठीक है। चलिए रिएक्शन लिखते हैं इसका, रिएक्शन लिखिए, CO प्लस HCl मिलकर के बनाएंगे HCOCl, HCOCl, इसका नाम चाहिए मेरे को, ये अपन पिछली क्लास में भी डिस्कस किए हैं कि ये क्या होता है। हाँ हाँ, एक तरह का एसिल क्लोराइड, ठीक है, पर नाम क्या होगा इसका? हाँ, इसके बारे में क्या बात की है हम पिछली क्लास में? रोजनमन में जाओ, जल्दी से जल्दी रोजनमन में जाओ, देखना नहीं मिलेगा तो फिर कभी फाड़ देना आज। हाँ तभी अपन बोले थे ना कि रोजनमंड से हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सुन रहे हो क्या? Why we cannot use रोजनमंड रिएक्शन टू प्रोड्यूस बेंजल सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड, उसका कारण ये है कि क्योंकि रोजनमंड में अपन किसका रिडक्शन करा रहे थे, एसिल क्लोराइड का, और फॉर्मिल क्लोराइड लोगे तभी तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे अपन ने वहां पे लिया था CH3COCl, तो क्या बना था, CH3CHO, तो अगर मुझे HCHO बनाना है तो मुझे HCOCl लेना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, वही पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, बॉइलिंग xylene और सल्फर, रिएजेंट दोनों का सेम है, बट अगर मैंने ये लिया था तो मुझे 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिला, 2 कार्बन का एसिल क्लोराइड लिया था तो मैंने
यहां मैंने अगर मुझे एक कार्बन का एल्डिहाइड चाहिए तो मुझे एक कार्बन का एसिल क्लोराइड लेना पड़ेगा, जो कि अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर में, इसलिए रोजनमंड से हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये क्या है, एसिडिक एसिड है, ये एसिड एल्डिहाइड। क्या है ये, एसिड एल्डिहाइड, इथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, हाँ चलो, तो CO प्लस HCl गिव्स यू HCOCl। आगे बढ़ेंगे, प्लस HCOCl, और एरो के ऊपर दोनों कैटलिस्ट का नाम लिख देना, AlCl3 CuCl, और बना देना, क्या बनेगा अभी प्रोडक्ट, क्या बनेगा, क्यों पैरा बनेगा भाई, मैंने क्या टोलुइन लिया है क्या, तो अभी क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। अभी तो देखे थे ना कि बेंजीन लोगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, टोलुइन लोगे तो पैरा टोलुएल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और साथ में HCl, HCl। डन। अगर मुझे ये बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये भी तो एल्डिहाइड है ना, ये कैसे बनाएंगे, फिनॉल लेंगे, और फिर ले लिए फिनॉल, और हाँ तो जोर से बोल देना, क्या है ये, रेमन टेमन, अरे सैलिसिल एल्डिहाइड है ये, इसका और वो सैलिसिल एसिड का तो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। यहीं पे COOH आ जाएगा तो उसको क्या नाम दिया था हमने, सैलिसिलिक एसिड, वही एस्पिरिन वाला, और ये हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड, जस्ट उसके बाद का रिएक्शन, वो कॉलबेस था और ये RT, रेमन टेमन रिएक्शन। ठीक है, जिससे आपका फिनोलिक एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा ये, फिनोलिक एल्डिहाइड। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फॉर कीटोन्स ओनली, थर्ड रोमन नंबर ना, पहला रोमन नंबर बोथ था, सेकेंड रोमन नंबर फॉर एल्डिहाइड ओनली, थर्ड होगा फॉर कीटोन्स ओनली, फॉर कीटोन्स ओनली, फॉर कीटोन्स ओनली। इसका पहला मेथड लिखेंगे, ये भी एसिल क्लोराइड से बनाएंगे, पहला फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स, जैसे वहां भी पहला मेथड अपन ने एसिल क्लोराइड वाला ही देखा था, बट उसका एक नेम रिएक्शन था, वो रोजनमंड था, है ना, इसमें कोई नेम रिएक्शन नहीं है, पर बनेगा एसिल क्लोराइड से। फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स, हाइफन डाल के लिखिए, कीटोन्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड, ketones can be easily prepared, ketones can be easily prepared by the action of a suitable, by the action of a suitable, by the action of a suitable dialkyl cadmium, dialkyl cadmium, ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लिखना R2CD, सही है, R2CD, R मतलब आपका अल्किल ग्रुप, और वो दो क्योंकि डाई अल्किल बोल रहे हैं, और CD आपका कैडमियम का सिंबल। ठीक है, डाई अल्किल कैडमियम on an acid chloride, action of suitable dialkyl cadmium on an acid chloride। पर ये कैसे बनाएंगे उस पर भी एक लाइन लिखना नीचे, dialkyl cadmium can be prepared by, dialkyl cadmium can be prepared by, dialkyl cadmium can be prepared by the action of cadmium chloride, by the reaction of cadmium chloride with Grignard reagent, with Grignard reagent, CdCl2, cadmium chloride with Grignard reagent। चलिए पहले कैडमियम क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड reagent को रिएक्ट करा के डाइअल्किल कैडमियम बनाते हैं, फिर डाइअल्किल कैडमियम को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा के कीटोन बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे पहले, कैडमियम क्लोराइड CdCl2 प्लस RMgX, यही हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको 2 मॉलिक्यूल ले लेना, ठीक है, क्योंकि डाई अल्किल लगाना है ना, 2 अल्किल ग्रुप चाहिए मुझे,
दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक एक अल्किल ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। यहां क्या लिखो एरो के ऊपर, है जी, हाँ, ईथर, ड्राई ईथर, सिर्फ ईथर नहीं, ड्राई RMgX को पानी से बचाना है, समझ रहे हैं क्या? सर जाना अंदर, कहाँ जा, घर जा रहा था क्या? अच्छा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजन को पानी से बचाना है ना, किसी भी प्रोटॉन वाले सोर्स से बचाना है हमें, किसको? ग्रिग्नार्ड रिएजन को। अदरवाइज वो प्रोटॉन इस ग्रिग्नार्ड रिएजन से एल्केन बना देगा। क्या बना देगा? एल्केन। RH बन जाएगा इसका, और RH क्या होता है? एल्केन। दैट इज व्हाई वी टेक ड्राई ईथर। जब भी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजन लिया है, साथ में ड्राई ईथर सॉल्यूशन सॉल्वेंट लेते हैं अपन, ठीक है। वाटर का सॉल्वेंट कभी नहीं लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजन के साथ। हाँ, ये बन गया आपका डाई अल्किल कैडमियम। नेक्स्ट स्टेप में इसी डाई अल्किल कैडमियम को लेना एक एसिल क्लोराइड के साथ, R-COCl प्लस डाई अल्किल कैडमियम, आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOR डैश। R डैश पहले से आपके एसिल क्लोराइड के पास था, और R कहां से आया? ग्रिग्नार्ड रिएजन का अल्किल ग्रुप, तो ये बन गया कीटोन, ठीक है। प्लस आपको CdCl2 फिर से मिल जाएगा, फिर इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजन मिलाओ, फिर डाई अल्किल कैडमियम बनाओ, फिर एसिल क्लोराइड के साथ कीटोन बनाओ, फिर CdCl2 वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया फॉर कीटोन, ठीक है। चलो ब्यूटेनॉन बना के दिखाओ तो मेरे को, ब्यूटेनॉन कैसे बनाओगे इससे? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन क्या होता है? 4 कार्बन, ये है ब्यूटेनॉन। चलिए कैसे बनाएंगे इसको? देखिए इसमें जो R और R डैश आया है, ये वाला R कहां से आया है? ग्रिग्नार्ड रिएजन, यानी हाँ कोई R2CD से, यानी कि डाइअल्किल कैडमियम से। मतलब ये वाला R को आपको कैडमियम से लेना है, और ये R डैश कहां से आया है? आपके एसिल क्लोराइड से। तभी तो बोला सूटेबल अल्किल क्लोराइड लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सूटेबल एसिल क्लोराइड बताना है कि क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजन क्या लेंगे, यानी कि डाइअल्किल कैडमियम क्या लेंगे, ताकि ये वाला कीटोन बन सके। हाँ, एसीटोन कहां से आ गया? एसीटोन वहां बनाना है, ब्यूटेनॉन बनाना है। हाँ, 3 कार्बन वाला क्या? ये कितने कार्बन का लूं, ये कितने कार्बन का लूं, बस यही तो बताना है आपको, और क्या बताना है? देखो COCl तो रहेगा ही, तो ये COCl का ही तो ये CO है, तो आपको एक कार्बन चाहिए बस। तो यानी कि ये होना चाहिए CH3COCl, और ये कितने कार्बन बच गए? तो वो इथिल वाला चाहिए। वो क्या चाहिए मुझे? हाँ, कौन सा? अरे तो ये CO तो पहले से ही है ना, ये जो CO है यही तो CO आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। अरे वो ऐसे घुमा दो, उसमें कोई दिक्कत हो ना, टोटल 4 कार्बन चाहिए ना। नहीं तो ठीक है, नहीं, जो तू बोल रहा है गलत बोल रहा है, ये एक ही कार्बन का R होगा, तब तो ये 2 कार्बन यहां आ गए, और 2 कार्बन कहां से मिलेगा उसको? यहां से। अब ये अटैच होगा ना इसके साथ। कुछ और बोल रहा है तो बता। ये पूरा CS, ये CCO तो आपको यहां से मिल जाएगा ना, और ये यहां से मिलेगा, हो गया ना 4 कार्बन, 1 2 और 2 इधर से मिलेंगे। तो वही लिखा है कि आपको एक सूटेबल डाई अल्किल कैडमियम को लेना है, एक सूटेबल अल्सिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे, तब जाकर के आपको कीटोन मिलेगा। आपको कीटोन के स्ट्रक्चर समझना है कि एक तरफ मुझे 2 कार्बन वाला एसिल क्लोराइड चाहिए, और 2 कार्बन वाला डाई अल्किल कैडमियम चाहिए। अगर ये पेंटेनॉन ऐसा होता ना, तो मुझे यहां पर प्रोपिल लेना पड़ता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, लिख लो रिएक्शन का पूरा। CH3COCl प्लस C2H5 का ट्वाइस CD, कंडीशन सेम,
बन जाएगा ब्यूटेनॉन। इसको डाइअल्किल कैडमियम है ना, ये दो बनेगा ना, उसको भी ट्वाइस ले लेना, दोनों ट्वाइस रहेंगे, ये भी ट्वाइस रहेगा, यहाँ मैं लिखा नहीं हूं पर ये भी ट्वाइस रहेगा ना। तो ये ट्वाइस, ये भी, ये तो ट्वाइस है, ये तो डाइअल्किल कैडमियम ही है, तो यहाँ भी ट्वाइस हो गया, और ये आपका CdCl2। क्या हुआ? ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड। सेकेंड फ्रॉम नाइट्राइल, वहां भी सेकेंड मेथड फ्रॉम नाइट्राइल देखे थे, वहां एस्टर भी था, यहां सिर्फ नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स, हाइफन डाल के लिखिए इसमें, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स, both aliphatic and aromatic ketones can be prepared by, both aliphatic and aromatic ketones can be prepared by the action of a suitable Grignard reagent, action of a suitable Grignard reagent on an alkyl, on an alkyl or aryl nitrile, on an alkyl or aryl nitrile, on an alkyl or aryl nitrile, followed by acid hydrolysis, followed by acid hydrolysis, followed by acid hydrolysis। चलिए इसका भी स्टेप देखते हैं। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया 2 कार्बन का, ठीक है। साथ में लेंगे अपन एक नाइट्राइल, या वो अल्किल होगा अगर मुझे एलिफैटिक कीटोन बनाना है, अगर एरोमेटिक कीटोन बनाना होगा तो मैं एक एरिल नाइट्राइल ले लूंगा, ठीक है। तो ये ले लेते अल्किल नाइट्राइल, CH3CN, ये हो जाएगा नाइट्राइल साइनाइड, है ना। जैसे देखो अपन C डबल बॉन्ड O वाले में एडिशन रिएक्शन कराया था, आपको याद है, ये इधर गया था तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव के कारण फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग अटैच हुआ था, याद है, ये वाला पार्ट नहीं, सॉरी, ये और हाँ ये अलग हुआ था, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस वाला कहाँ गया था O के पास, और ये माइनस वाला कहाँ गया था C के पास। याद आ रहा है कि नहीं, ये क्या प्रोसेस था हमारा? हाँ हाँ, अडक्ट बन रहा, पर इससे अपन बना क्या रहे थे? हाँ मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बना रहे थे, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री तीनों बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम होगा, बस फर्क कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड है, सुन रहे हैं? तो यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है, ये इधर जाएगा जिसके कारण इसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज, इसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये MgBr आकर के N पे अटैक करेगा, CH3CH2 आकर के इस कार्बन पे अटैक करेंगे और बनेगा वही अडक्ट, एक एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड हो जाएगी ना अब, क्योंकि एक तो जा चुकी है बॉन्ड, और N के साथ लग जाएगा MgBr, और वो जो CH2CH3 है वो आकर लग जाएगा इस कार्बन पर, CH2CH3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप और क्या लिखे अपन, फॉलोड बाय, लिखा ना हाइड्रोलिसिस, है ना, तो इसको अपन एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा कीटोन। ब्यूटेनॉन प्लस बाई प्रोडक्ट्स आर अमोनिया एंड MgOH, ये वहां भी बन रहा था। मतलब देखो दोनों कीटोन के मेथड में हमें ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज करना पड़ा ना, क्योंकि कीटोन के पास, कीटोन को कार्बन चाहिए ना ज्यादा, आपके कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O तो है और दोनों साइड उसको अल्किल ग्रुप चाहिए, ये होता है कीटोन।
तो एक अल्किल ग्रुप हम हमेशा कहां से ले रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। बस इस मेथड और इसके पहले वाले मेथड में फर्क इतना था कि वहां पे अल्किल ग्रुप अपन ने कैडमियम के साथ मिला करके लिया, यहां डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ले रहे हैं। ठीक है, वहां एसिल क्लोराइड लिए थे, यहाँ पे नाइट्राइल ले रहे हैं। चलिए, थर्ड एंड लास्ट प्रोसेस ऑफ ओनली कीटोन, और ये मेथड भी अपन ने क्लास 11th में पढ़ा है। हो गया, लिखना नीचे, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स बाय FC, बोले तो फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन। याद दिलाओ रिएक्शन तो देखेंगे, ये रहा आपका बेंजीन, एसिलेशन के लिए क्या लेते हैं अपन? CH3COCl, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। हमको तो CH3CO से मतलब है, कहीं से भी आए, करेक्ट। और ये ऐड होगा हमारे बेंजीन रिंग पर, तो क्या मिलेगा आपको? COCH3, यही तो ऐड होता है ना, ये पार्ट, ये दिख रहा है कीटोन आपको, CO के एक साइड में अल्किल ग्रुप, एक साइड में एरिल ग्रुप। ठीक है, इसका नाम था, क्या नाम था? एसिटोफिनॉन। इसे क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ठीक है, बना लीजिए। इसके साथ लोगे तो बाई प्रोडक्ट आएगा क्या? HCl, और ये लिया तो बाई प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3COOH। देखो ना, यहां से तो H निकल रहा है ना बाहर, सब्स्टिट्यूशन हुआ ना। किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन है ये? रिएक्शन का नाम क्या है ये? फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन मत बोलना, वो तो अपन पीछे बात कर चुके हैं। हाँ, कहां से न्यूक्लियोफिलिक हुआ ये? हाँ, उसी के नाम से पूछ रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अरे इतने सारे इलेक्ट्रोफाइल थे, नाइट्रो सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसिलेशन, हेलोजिनेशन, सब तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था ना। अरे कैसे भूल रहे हो? अपन क्या बोलते थे कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन जगहों पर बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तब तो इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा ना उन जगहों पर। अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं कितने बार बताया हूं आप लोगों की, अपन बेंजीन के रिएक्शन हर बार देखेंगे ही, हर चैप्टर में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। और यहां कुछ लेते हैं क्या? एनहाइड्रस AlCl3, उसके बिना फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होंगे। ठीक है, हाँ क्या? हाँ, लुइस एसिड। चलिए, प्रिपरेशन अपना पूरा हो गया। कितने मेथड देखे टोटल? 3 कीटोन में, 4 एल्डिहाइड में, और उसके पहले वाले में भी 3 की 2 कितने थे? बोथ वाले में। बोथ को अपन किससे बना रहे थे? एक तो अल्कोहल से बना रहे थे बोथ को, और एक हाइड्रोकार्बन से बनाए थे ना, ओजोनलिसिस करके एल्कीन का, और हाइड्रेशन करके अल्काइन का। जल्दी बताओ ना, कितने मेथड देखे थे? अल्कोहल से और हाइड्रोकार्बन से, बस 2 ही हेडिंग लिखे हैं। और हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 अलग अलग देखे थे, अल्काइन और एल्कीन। सुन रहे हो कि नहीं? तो 2 प्रोसेस वहां हो गया था, फिर 4 प्रोसेस एल्डिहाइड के देखे ओनली वाले, और 3 प्रोसेस अभी कीटोन को देखे जो ओनली कीटोन वाले प्रोसेस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अच्छा, एक रिएक्शन और देखना इसी में ही, लिखो मत, बस देख लो ऊपर। ये बेंजीन है जो भी अपन पीछे किया ना, फ्रिडल क्राफ्ट,
उसी का एक और रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। यहां पे अपन ने बेंजीन के साथ ये जो लिया है एसिल क्लोराइड, ये एलिफेटिक वाला है। अगर ये एसिल क्लोराइड भी मैंने बेंजीन वाला लिया तो रिएक्शन क्या होगा पूछ रहा हूं मैं। ये आपका बेंजीन है और यहां पे मैंने ले लिया है C6H5, मतलब इसको भी बेंजीन ही बना देते हैं चलो। ये रहा बेंजीन और इसमें लगा है COCl। आ सकता है ना, इतना जाके अटैच हो जाएगा इसमें। जैसे ये अटैच हुआ था CH3CO, वैसे Cl को छोड़ के बाकी जो बचा वो तो अटैच होने वाला ना वहां पर। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, ठीक है। और यहां आ जाएगा CO और यहां एक और बेंजीन रिंग, ठीक है। अब आपने इसको बोला था एसिटोफिनॉन, सॉरी ऐसे एसिटोफिनॉन, इसको बोलेंगे बेंजोफिनॉन, ठीक है। इसको कहीं ऊपर मार्जिन में लिख लो, एक रिएक्शन और उसी के ऊपर कहीं पर जहां एसिलेशन किए या कहीं पर भी कुछ जुगाड़ करके उसको बैठा दो कहीं। बेंजोफिनॉन, इसका नाम क्या है, बेंजोफिनॉन। डन। चलो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं। फर्स्ट लिखो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स, लिखिए हाइफन डाल के। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, the boiling points of aldehydes and ketones are higher than those of are higher than those of non-polar hydrocarbons, non-polar hydrocarbons। ये एल्केन अल्कीन अल्काइन सब नॉन पोलर है, सुन रहे हैं क्या, क्योंकि सबके बीच में तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड बन रही है। तो काय की पोलैरिटी, पोलैरिटी तो तब आती है जब दो अलग अलग कंपाउंड सॉरी अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, जिसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। जैसे जैसे भी अपन ने इसमें देखा था कि C डबल बॉन्ड O में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन देन कार्बन। बट इन सब में तो कार्बन कार्बन की सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनती है हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स। समझ रहे हैं क्या, अरे हाँ है ना, ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, नो डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी नहीं होगा। मतलब देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के लिए एटलीस्ट या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए या तो उनमें डाइपोल बनना चाहिए ताकि उनके डाइपोल्स आपस में अट्रैक्ट करें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सके। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में क्या होती है, वाटर में डाइपोल मोमेंट भी हो सकता है क्योंकि वाटर में भी तो पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो रहा है ना। ये है ना वाटर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, ये बन गया डाइपोल। बट इसको डाइपोल मोमेंट की या डाइपोल अट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। समझ रहे हैं ना, ये भी ऊपर से दो हाइड्रोजन के साथ क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड किसी और मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे दिख पा रहा है। मतलब आप एक एक वाटर के मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखोगे ना, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर 2 इसी के साथ है ना, फिर ये हाइड्रोजन यहां बना रहे, तो ये भी तो वाटर का ही पार्ट है, इसी इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है। बॉन्ड नंबर 3 एंड बॉन्ड नंबर 4, तो एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। दैट इज वाई अपन बोलते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वहां हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ये रहा एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ये बन गया इसका डाइपोल और ये बन गया इसका डाइपोल, और ये रहा इनके बीच का अट्रैक्शन। समझ रहे हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बोलो
या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलो। क्लियर है ये? तो इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरेबल मास वाले हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा है, इनफैक्ट ईथर से भी ज्यादा है। ईथर इससे कम पोलार होता है ना, लेकिन ईथर के आजू बाजू भी तो अल्किल ग्रुप ही होते हैं, तो ईथर भी कोई ज्यादा पोलार मॉलिक्यूल नहीं है। बट आपके एल्डिहाइड्स कीटोन होते हैं पोलार, और पोलार है तो डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होगा, जो उनके बीच की बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा, जिससे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ, ये रीजन है उनके बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होने का। ठीक है, हाँ लिखो जल्दी से इसको। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स and ethers of comparable molecular masses, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस इसलिए लिख रहे हैं कि आप ऐसा ना हो कि आप एसिड एल्डिहाइड को डेकेन से कंपेयर करो। भले ये नॉन पोलर है पर इसका मास तो ज्यादा हो गया ना, और मास ज्यादा होगा तो कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा? वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हो सकता है फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा हो जाए। तो अपन वो कंपेरेबल मास का मतलब ये है कि अगर ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन के हाइड्रोकार्बन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये बात कर रहे हैं अपन। बाकी अगर आपने एक हैवी हाइड्रोकार्बन ले लिया है तो मास के कारण उसका वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए कंपेरेबल मासेस के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं अपन। ठीक है, ओके। ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, फुल स्टॉप। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट this is due to the reason that these aldehydes and ketones, this is due to the reason that these aldehydes and ketones contain polar carbonyl group, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? What do you mean by polar carbonyl group? ये इसी की बात कर रहे हैं ना अपन। आप समझ रहे हो ना, जो लिख रहे हो ये पोलार है, और यही तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप, जो एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। तो लिखे रीजन दैट दीज एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन पोलार कार्बोनिल ग्रुप्स एंड हेंस अंडरगो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, and hence undergo dipole-dipole interactions, ये बना लो, एटलीस्ट 2 तो बना लो। जगह होगी तो एक और बना लेना, इसके आगे एक और ऐसा ही। समझ लो क्या बोल रहा हूं? एक और ऐसा बनाना, और यहां पे भी ऐसा अट्रैक्शन दिखा देना। अरे ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपस में आइसोमर्स हैं कि नहीं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, आर दे फंक्शनल आइसोमर्स? अब क्या बोलते हैं? कुछ लोगों को तो पहले समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछे सर। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल आइसोमर्स? फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दोनों के पास 3 कार्बन है, दोनों के पास 6 हाइड्रोजन्स हैं, दोनों के पास 1 ऑक्सीजन है, बट इसका नाम प्रोपेनॉन है और इसका नाम प्रोपेनल है। ये एक एल्डिहाइड है, ये एक कीटोन है। इन्हीं को हम फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। ऐसा ही सेम फंक्शनल आइसोमर मैंने आपको ना पहले ही बताया, इसलिए मैं पूछा। मैं आप लोग की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं कि हमको नहीं आता सर, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। करने लायक हो आप लोग, इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि अपन ने ऐसा ही चीज ईथर और अल्कोहल में भी पढ़ा है। इसलिए मैं पूछा हक से कि बताओगे क्या होता है फंक्शनल आइसोमर।
है ना, अभी पीछे पलटाऊंगा तो दिख जाएगा आपको, फिर बोलोगे अरे हाँ ये तो है यार हमारे पास। वहां कैसा था, CH3 CH2OH CH3O CH3, अल्कोहल, इथेनॉल, डाई मिथिल ईथर, मिथॉक्सी मिथेन। तो ये दोनों का भी आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये एक अल्कोहल है और ये एक ईथर है, और ये चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही ऐसा लिखे हैं अपन कि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होगा। थोड़े आगे बढ़ते हैं। हाँ नीचे लिखो, अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, among isomeric aldehydes and ketones, ketones have slightly higher boiling points. Ketones have slightly higher boiling points. Ketones have slightly higher boiling points. अब इसका भी रीजन समझो पहले, चलो इधर देखो, जैसे एक बॉन्ड बन रही है हमारी HF की, हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, है ना, और एक बनती है हमारी लेट्स से HI की, ठीक है, बिकॉज ऑफ हनी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रही है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बट हमें पता है कि फ्लोरीन और आयोडीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। यहां मैं ये कंपेयर करना चाह रहा हूं कि डाइपोल दोनों में बन रहे हैं, पर डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है ना, या यूं कह लो कि कौन ज्यादा पोलार है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, वो ज्यादा पोलार होता है। चार्जेस ज्यादा होंगे यहां पर, अरे चार्ज का डिफरेंस ज्यादा होगा ना, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन तो कॉमन है, तो दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी, पर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो वो ज्यादा डिफरेंस कहां होने वाला है, ऊपर में। मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन की 1 है, आयोडीन की 2.5 है, और फ्लोरीन की तो 4 होती है ना। पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉलिंग स्केल था, जिसने फ्लोरीन को 4 नंबर दिया था, और बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो जाहिर सी बात है बाकियों को नंबर 4 से कम ही मिला होगा। इससे मैंने इसको 1 ले लिया, एक एज्यूम किया, और इसको मैंने 2.5 लिया। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना डिफरेंस है, 1.5 का, और ऊपर कितना डिफरेंस है, 3 का। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो इसलिए अब जो अपन लिख रहे हैं उसका रीजन यही है, अपन ने क्या लिखा अभी कि आइसोमेरिक एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यानी कि अभी जो अपन ने 2 स्ट्रक्चर बनाए थे ना, प्रोपेनॉन और क्या बनाया था, प्रोपेनल, इसमें प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा प्रोपेनल से। प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनल से ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है, यहां 2 अल्किल ग्रुप है, तो दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट। ये याद रखना हमेशा ना, अल्किल ग्रुप के पास क्या इफेक्ट होता है, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है, वो भी किस टाइप का, प्लस की माइनस, प्लस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद को प्लस मिलेगा ना, सामने वाले को नेगेटिव मिलेगा। तो बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन या चार्जेस बढ़ा दिए हैं। दिस हैज बिकम मोर पोलर देन दिस। इसके पास भी सीओ है, इसके पास भी तो है सीओ, पर इसके सीओ के चार्ज में और इसके सीओ के चार्ज में फर्क है। यहाँ पे 2 कार्बन मिलके कार्बन क्या पोलैरिटी और ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जबकि यहां पर एक ही कार्बन है जो उसको डोनेट कर रहा है। समझ रहे हैं क्या, दैट इज वाई कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होगा। मोर पोलर, मोर डाइपोल मोमेंट, मोर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मोर दी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ चलो लिखो। तो अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन्स हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, this is due to the presence of, this is due to the presence of 2 electron donating alkyl groups. This is due to the presence of 2 electron donating alkyl groups
अराउंड अराउंड सीओ ग्रुप के आसपास दो अल्किल ग्रुप हैं जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, अराउंड सीओ ग्रुप, which makes them more polar, which makes them more polar, which makes them more polar. और आप लोग ऐसा लिख लो नीचे, CH3 COCH3 boiling point BP of this greater than BP of propanol. क्या आपको याद रहे कि अपन इनको आइसोमर पढ़े थे, है ना? आइसोमेरिक एल्डिहाइड और कीटोन है ये, जिसमें कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको 4-5 एल्डिहाइड और कीटोन दे देगा और बोलेगा अरेंज देम इन दी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। सुन रहे क्वेश्चन? तो आपको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर, बीच में हो सकता है ईथर भी डाल दे उसमें, एक आध हाइड्रोकार्बन भी दे देगा। इसका अपन पहली लाइन यही लिखे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट उनके कंपैरेबल मास वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है। समझ गए क्या? चलिए नेक्स्ट, अगला सेकंड प्रॉपर्टी लिखना, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ये पानी में डिसॉल्व हो पाएंगे क्या? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं पानी के साथ? खुद के पास नहीं हो तो क्या होगा? वो आपस में तो बना सकते हैं ना, जैसे अभी हमने ईथर का भी देखा था कि ईथर अपने आप में नहीं बना पा रहा था, बट पानी के साथ मिक्स हुआ तो बनाया था ना उसने, ईथर ने। अरे ईथर के पास ROR है और ये आपका वाटर के पास भी है ना H, ऐसा तो ये बना था ना भाई, ईथर का भी हाइड्रोजन बॉन्ड। आपस में भले दो ROR आपस में भले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहे होंगे, इनके बीच में नहीं बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो डाउट, बट पानी के साथ तो बनाएंगे ना। दैट इज वाई ईथर भी पानी में सॉल्युबल थे, ठीक है? तो ये भी पानी में सॉल्युबल होंगे। देखो हाइफन डाल के, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स containing up to 4 carbon atoms, containing up to 4 carbon atoms, containing up to 4 carbon atoms are soluble in water, are soluble in water due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding between the polar carbonyl group, hydrogen bonding between the polar carbonyl group and the water molecules, and the water molecules. ये डायग्राम बना लीजिए। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, ये दोनों कौन है आजू बाजू वाले? एल्डिहाइड है ना, ये एक एल्डिहाइड है, ये उसी का ही एक और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, और बीच में आपका वाटर मॉलिक्यूल है। और ये जो बीच में आपको डॉटेड लाइंस दिख रही है, यही हमारी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पोलार कार्बोनिल ग्रुप और वाटर के बीच में, पोलार कार्बोनिल ग्रुप और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, जिसके कारण आपके एल्डिहाइड कीटोन्स डिसॉल्व हो जाएंगे। और वो भी 3-4 ग्रुप, 3-4 तक ही होते हैं, क्योंकि फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंड कम होने लगेगी जैसे जैसे आपके एल्डिहाइड और कीटोन का साइज बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये हमने हर में लिखा है, अल्कोहल में भी लिखे हैं, ईथर में भी लिखे हैं, कि जैसे जैसे बड़ा एल्डिहाइड, बड़ा अल्कोहल आएगा, बड़ा ईथर आएगा, ये सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो लोअर मेंबर्स ही डिसॉल्व होते हैं, हायर मेंबर्स पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। डन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हाँ, दिख तो रहा है ये CHO, ऐसा सेम स्ट्रक्चर कीटोन का ही बना सकते हैं, बस इस H की जगह क्या करना है? R लगाना है, और क्या।
जबकि वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज वही सेम रीजन, दो अल्किल ग्रुप है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हाइफन डाल के लिखिए, बोथ आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, both are highly reactive compounds, both are highly reactive compounds, and because of their polarized carbonyl group, and because of their polarized carbonyl group, because of their polarized carbonyl group, they show a number of different reactions. ठीक है, फर्स्ट लिखेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये रिएक्शन हम पढ़े हैं, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अपन न्यूक्लियोफाइल तो ऐड कर रहे थे अपने कार्बोनिल ग्रुप में, जो जिससे अपन अल्कोहल बना रहे थे, RMgX, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये R नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये आकर के कार्बन पे ऐड होगा, और ये Mg इधर पे, यही तो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस में हो रहा है, कार्बन में। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुआ। क्योंकि आप बोलोगे सर ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है, Mgx है, ये भी तो जाके O में ऐड हो रहा है। पर अगर मैं कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो एक न्यूक्लियोफाइल जाकर के कार्बन पे अटैक किया है, ऐड हुआ है, कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ रिमूव नहीं हुआ है, एडिशन हो रहा है। तो कोई बाई प्रोडक्ट और नहीं बनने वाला अभी, अभी तो पहले अडक्ट बनता है ना, ये दोनों जाके ऐड हो जाएंगे, यू विल गेट एन अडक्ट। बाद में अपन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा वहां से, पर फर्स्ट स्टेप में तो दोनों ऐड ही होते हैं। तभी अपन रिएक्शन को क्या नाम बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, ओके, इसका हाइफन डाल के लिखिएगा, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, due to greater electronegativity of oxygen, comma, the carbon atom of the carbonyl group, the carbon atom of the carbonyl group, the carbon atom of the carbonyl group carries a small positive charge, carries a small positive charge, and hence behaves as an electrophile, and hence behaves as an electrophile, and hence behaves as an electrophile. Full stop. Therefore, a nucleophile readily attacks. Therefore, a nucleophile readily attacks. Therefore, a nucleophile readily attacks the electrophilic carbon. Readily attacks the electrophilic carbon from a direction, from a direction, from a direction approximately perpendicular, approximately perpendicular, from a direction approximately perpendicular to the plane of, to the plane of, PLANE, plane of sp2 hybridized orbital of, plane of sp2 hybridized orbitals of carbonyl carbon, sp2
hybridized orbitals of carbonyl carbon. तो स्टॉप, एक क्लास सेंटेंस लिखना. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस complete transfer of pi electrons. During this process, complete transfer of pi electrons. Complete transfer of pi electrons of C bond O bond. C double bond O bond लिखना. C double bond O bond. Complete transfer of pi electron of C double bond O bond takes place from carbon to oxygen, and the hybridization changes from sp2 to sp3, and the hybridization changes from sp2 to sp3. ऐसे लिख लो ना, sp2 to sp3, and a tetrahedral intermediate is formed. And a tetrahedral intermediate is formed. And the tetrahedral intermediate is formed. चलिए, जो लिखे ना उसको समझना है इधर. देखिए, ये मैंने इतना ही बनाना क्योंकि ये दोनों के लिए अपन जनरलाइज लिख रहे हैं. अपन इसको एल्डिहाइड के लिए भी मान रहे हैं और इसको कीटोन के लिए मान रहे हैं. दोनों के पास ये ग्रुप तो होगा ही. बस अगर ये एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और अगर ये कीटोन होगा तो दोनों तरफ क्या रहेंगे? कार्बन रहेंगे. समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है. अब देखो, ये जो आपका कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है. क्या होता है? देखिए, डबल बॉन्ड बना रहा है. कार्बन जहां भी डबल बॉन्ड बनाएगा वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है. सिंगल बॉन्ड वाले sp3 होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले sp. और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या बनती है जो मैंने बनाई है? क्या ये ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनार. ज्योमेट्री क्या है ये? ट्राइगोनल प्लेनार. प्लेनार का मतलब एक ही है ना, समतल बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको अपन? समतल, यानी कि एक ही प्लेन है. तो यहीं पर कार्बन है, सुन रहे हैं? यहीं पे कार्बन है, यहीं ऑक्सीजन है, और यहीं पे ही हाइड्रोजन और कार्बन है, या दोनों कार्बन है. कीटोन होगा तो, और अगर एल्डिहाइड होगा तो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है. राइट? दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड. मतलब अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये है कि सब चीजें एक प्लेन में है. यानी कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हो पेपर में, बिकॉज स्ट्रक्चर प्लेनार है और पेज भी प्लेन है अपना. राइट? तो अब क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण वही ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, ये वाला पेयर का, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका नाम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं अपन. ठीक है? कुछ नया नहीं है, बस नाम बता रहा हूं मैं आपको. अभी अपन ये कर ही रहे थे इतने देर से ना, कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले लेता है ना, और यहां बन जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ठीक है? और उसके कारण क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है? अपन ने लिखा है कि अगर ये प्लेन में मेरा कार्बन है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आके अटैक करेगा परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ दिस कार्बन. ठीक है? तो यहां से आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल. दिस इज न्यूक्लियोफाइल. ठीक है? और ये पूरा मॉलिक्यूल कहां पर है? एक प्लेन में है. ये उसने अटैक किया, अटैक करके अब वो न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे जुड़ चुका है ऊपर से. अब ये ज्योमेट्री क्या हो चुकी है? टेट्राहेड्रल. ये इस प्लेन में नहीं है, ये ऊपर है. इट इज नॉट लाइक दिस. ऐसा नहीं है ये, है ना? कैसा है? ऐसा है. तो अब ये तो 3D हो गया ना. अब तो आपने प्लेन को छोड़ के ऊपर से ले आया ना उसको, तो ज्योमेट्री क्या हो गई उसकी? sp2, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई उसकी? sp2 से ये बन गया sp3, और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार से चेंज होकर के क्या हो गई? टेट्राहेड्रल. ठीक है? तो ये आपका हो गया O नेगेटिव. O के पास नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना अपनी तरफ, और कार्बन पे ऊपर से एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर चुका है. यहाँ पे जो भी होंगे हाइड्रोजन या जो भी कार्बन होंगे वो तो रहेंगे ही. लास्ट स्टेप, ये O नेगेटिव को कहीं से अगर H पॉजिटिव मिल गया, क्योंकि सॉल्वेंट में हो रहा होगा ना रिएक्शन कहां हो रहा होगा? सॉल्वेंट में हो रहा होगा, तो उसको H पॉजिटिव कहीं से मिल जाएगा. तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये आपका न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैक किया है,
ये दोनों जो भी होंगे वैसे ही चलेंगे, जो वहां थे वही यहां पर है, वही यहां पर रहेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, O के साथ एक H, OH, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप आ गया वहां पर। ठीक है, तो ऐसा अपन एक स्ट्रक्चर बना लो और एंड करते हैं आंसर। ठीक है, ये स्लो स्टेप लिख लेना, और ये H+ आकर के अटैक किया, फास्ट स्टेप। हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गई, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनार से टेट्राहेड्रल हो गया। ऐसा हर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होगा, बस न्यूक्लियोफाइल चेंज होते जाएंगे, बस प्रोसेस सब में यही होने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ मैकेनिज्म देखा है, नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एक पार्ट और पढ़ेंगे।